चीफ जस्टिस सूर्यकांत, वाह वाह वाह, जरा हिम्मत देखिए आपकी। आप देश को कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत करिए फालतू वीडियो देखने के लिए। देश के भविष्य छात्र, नन्हे नन्हे लड़के लड़कियों के माथे फोड़ दिए गए। आप वही सूर्यकांत हैं ना जिन्हें थोड़े ही दिन पहले प्रसाद मिला था अपनी ही अदालत में, भूल गए क्या? आप वही सूर्यकांत हैं ना जिन्होंने देश के भविष्य को, बच्चों को कॉकरोच कहा, जिसके चक्कर में आज देश की चेतना जाग गई और ये आपकी लगाई हुई आग है। आर यू फॉरगेटिंग दैट? एंड इंडियन जुडिशरी, मैं आपसे पूछता हूं, बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान जजेस, सीनियर लॉयर्स हैं आप। डू यू थिंक दिस पर्सन डिजर्व्स टू बी द फेस ऑफ इंडियन जुडिशरी? क्या मिस्टर सूर्यकांत सच में आज देश को सही ढंग से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? दुनिया देख के हंस रही है, ताज्जुब कर रही है इंडियन जुडिशरी के ऊपर। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। सूर्यकांत साहब, हिम्मत तो बहुत है आपके अंदर, हैरत करता हूं इतना हो जाने के बाद आपके मुंह से निकले हुए वे शब्द जिनका मार्मिक मीनिंग भी शायद आपको पता नहीं था, या कितनी दूर तक जाएगी ये देश की दिशा और दशा बदलने। आई एम अशेम्ड। जस्टिस सूर्यकांत, अभी भी समय है, माफी मांग लीजिए देश से, बच्चों से। बहुत हो गया ये पुरुष वाला मेल अहंकार कि मैं बड़ा हूं, मैं एक पद पे हूं, मैं जो चाहे कह सकता हूं। आई डोंट थिंक इट वर्क्स एनीमोर, नॉट इन इंडिया। आप कोई बहुत पुरानी सड़ी गली मानसिकता की बात कर रहे हो तो अलग बात है। आई एम अशेम्ड, आई एम सॉरी, यू डोंट डिजर्व टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर श्योर। ये भाषा तो नहीं है देश की अदालत की सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्चतम जज की। व्हाट डू यू थिंक पीपल? क्या लगता है आपको, सूर्यकांत सही है? क्या इन्हें अधिकार है? बताइए कमेंट्स में। एक अकेले ऑफिसर से पूरा सिस्टम इतना डर गया कि 16 जजेस ने उसका केस सुनने से मना कर दिया। अब सोचो, अगर इस देश में ईमानदारी की इज्जत होती तो ऐसा होता क्या? जिन्होंने इलीगल माइनिंग एक्सपोज की, पॉलिटिशियंस की प्राइवेट लैंड पर पब्लिक मनी से बन रहा फेक प्रोजेक्ट पकड़ा, रिवॉर्ड क्या मिला? 12 ट्रांसफर्स। फिर AIIMs पहुंचे और 7,000 करोड़ का स्कैम पकड़ लिया। बैंड ड्रग्स, फॉरेन ट्रिप्स, करप्शन का पूरा खेल एक्सपोज कर दिया। लेकिन स्कैम करने वाले नहीं हटे, उन्हें ही पोस्ट से हटा दिया गया। जब सिस्टम के खिलाफ कोर्ट पहुंचे तो 16 जजेस ने केस सुनने से मना कर दिया। मतलब करप्शन से किसी को डर नहीं लगता, डर लगता है उस इंसान से जो करप्शन के खिलाफ खड़ा हो जाए। फिर लोग पूछते हैं, अच्छे ऑफिसर सिस्टम क्यों छोड़ देते हैं? भाई, क्योंकि इस देश को ऑनेस्ट ऑफिसर्स नहीं, चुप रहने वाले ऑफिसर्स चाहिए। संजीव चतुर्वेदी जैसे लोगों की कहानी अगर तुमने शेयर नहीं की तो याद रखो, सिस्टम को यही चाहिए कि हम भूल जाएं। मत भूलो, शेयर करो और तेज स्क्रॉल को फॉलो कर लो। घूसखोर काइंड ऑफ पीपल आर बीइंग अपॉइंटेड as judges. What the present government is doing, instead of saying कि अच्छा ऐसा इंसान है इसको हटाओ, जैसे इसको अपॉइंट करो। मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है क्योंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूँ, विल आई गेट जस्टिस? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ is known to be pro liberty. Instead of hearing cases of such political sensitivity, he actually allocated such cases before a junior judge. In my 23 years as a judge of the High Court, as the Chief Justice of the Supreme Court, and I hope you will trust me when I say this, no one has told me to decide a case in a particular way. बिहार का जो चीफ मिनिस्टर बना है अभी, उसके खिलाफ रेप एलिगेशंस है, मर्डर के एलिगेशंस है। बताइए, अगर ऐसा कोई इंसान बन रहा है चीफ मिनिस्टर तो वो कैसा सिस्टम बनाएगा अपने नीचे? जज लोया का डेथ का आया था केस, उसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो थे उन्होंने जजमेंट ऑथर किया था कि एनी फ्यूचर कंप्लेन्स अगेंस्ट इन दिस केस विल बी गवर्न्ड बाय दिस जजमेंट ऑफ द कोर्ट, एंड दैट जजमेंट गिव्स अ क्लीन चिट टू अमित शाह। ये वो एग्जैक्ट वीडियो है जहां पर CGI सूर्यकांत यंगस्टर्स को कॉकरोच और पैरासाइट बोलते हुए नजर आ रहे हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of become another activists. And they start attacking everyone. तो हुआ ये कि कोर्ट में फेक लॉ डिग्री, पुअर क्वालिटी कॉलेज डिग्रीज के ऊपर डिस्कशन चल रहा था कि कैसे लोग प्रॉपर क्वालिफिकेशन के बिना भी लॉ जैसे प्रोफेशन में घुस जाते हैं। बट इसी बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मीडिया जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया क्रिएटर्स, RTI एक्टिविस्ट जैसे लोगों को भी लपेट लिया। नाउ इस चीज को लेकर लोग भड़क गए और बोल रहे हैं कि नेता बनने के लिए तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती, बट जब जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया क्रिएटर्स और RTI एक्टिविस्ट सिस्टम से सवाल पूछते हैं तो आप उन्हें अनएम्प्लॉयड, कॉकरोच और पैरासाइट
बोल देते हो। हालांकि सीजीआई ने बाद में क्लैरिफाई किया कि उन्होंने भारत के यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट नहीं बोला था, बल्कि पर्टिकुलर उन लोगों को बोला था जो फेक डिग्रीज और बोगस क्वालिफिकेशंस के साथ लॉ और मीडिया जैसे प्रोफेशन में घुस जाते हैं। क्या आपको पता है सीजीआई सूर्यकांत के ऊपर करोड़ों का घोटाला करने, टैक्स चोरी करने और रिश्वत लेने तक के आरोप है। और एक प्राउड कॉकरोच होने के नाते मैंने सोचा कि उनकी एक पुरानी कहानी है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। 2012 की बात है, एक प्रॉपर्टी एजेंट ने मिस्टर सूर्यकांत पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेचते वक्त कागजों पे तो उसकी कीमत कम दिखाई, लेकिन बाकी पैसा जो है वो कैश में ले लिया। द कारवां की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में एक प्रॉपर्टी जिसकी एक्चुअल कीमत 2.32 करोड़ थी, उसकी सेल डीड जो है वो 13 लाख की तैयार की गई थी और बाकी पैसा जो है वो कैश में ले लिया गया था। और ऐसे ही 3 और प्रॉपर्टीज बेची गई जिनकी एक्चुअल कीमत पेपर्स पे कम दिखाई गई और बाकी पैसा जो है वो कैश में लिया गया। और इतना ही नहीं, 2017 में पंजाब के एक प्रिजनर ने माइलॉर्ड पर घूस लेकर बेल देने तक के आरोप लगाए। और मजे की बात तो यह है कि इतने सीरियस एलिगेशन होने के बाद भी कॉलेजियम ने इनको हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया था। बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो बस एक कॉकरोच हूँ, कंटेम्प्ट से कुचलकर मार दिया जाऊंगा। माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी, सर 2012 और 2017 में आपके अगेंस्ट कुछ करप्शन के चार्जेस रेज किए गए थे। हालांकि वो चार्जेस अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, उनमें शायद कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, 2012 में चंडीगढ़ बेस्ड एक रियल एस्टेट एजेंट ने आपके ऊपर यह आरोप लगाया था कि आपने 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स की चोरी की है। ऐसे ही 2017 में पंजाब के एक कैदी ने आपके ऊपर यह आरोप लगाया था कि उससे जुड़े हुए 8 मामलों में जिसमें आपने सुनवाई की थी, आपने उसे बेल देने के लिए उससे रिश्वत ली है। ये दोनों ही मामले पब्लिक स्क्रूटनी में तब आए जब 2019 में आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा था। इनफैक्ट जब आपको सुप्रीम कोर्ट में एक जज अपॉइंट करने के लिए कोलिजियम की सिफारिश फॉरवर्ड की जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज ने इन चार्जेस को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर भी लिखा था। ये सारे के सारे चार्जेस, एफिडेविट्स और सुप्रीम कोर्ट के उन जज का लेटर मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूं। इनफैक्ट अगर किसी को भी इन चार्जेस के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिटेल टाइप कर देना बस। सर मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो करप्शन के चार्जेस आपके ऊपर लगाए गए थे इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट नहीं की गई। इनफैक्ट कैरेवन ने एक पूरा आर्टिकल पब्लिश किया है इन चार्जेस के ऊपर। मैं चाहता हूं सर, या तो आप कैरेवन के अगेंस्ट एक एक्शन लीजिए या फिर ये जो चार्जेस आपके ऊपर लगाए गए ना, इसमें एक निष्पक्ष जांच समिति बैठा दीजिए, जिससे आपके ऊपर ये जो भी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं ना, ये क्लियर हो जाए कि आप इन करप्शन के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं थे और आपकी छवि को खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अदरवाइज क्या होगा ना, कोई कॉकरोच उठकर आ जाएगा और फिर उसको इन चार्जेस के बारे में पता लग जाएगा तो वो आपकी जो क्लीन इमेज है उसके ऊपर सवाल उठाने लग जाएगा। भले आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके मुझे जेल भेज दीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि करप्शन के दाग आप पर भी हैं। सीजीआई सूर्यकांत का बयान आपने सुना ही होगा। उन्होंने युवाओं को पैरासाइट कहा, कॉकरोच कहा, लेकिन इनका भी इतिहास जान लीजिए कैसा इतिहास है। ये वही सीजीआई हैं कि फरवरी 2026 में एनसीईआरटी से एक चैप्टर हटवा देते हैं। सोशल साइंस की बुक में एक चैप्टर होता है जुडिशरी में करप्शन पर आधारित। ये व्यक्ति उस चैप्टर को हटवा देता है, रिमूव कर देता है और कहता है कि जुडिशरी में करप्शन कैसे हो सकता है। यहीं इनका इतिहास नहीं रुकता। 2017 में जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस होते हैं, एक व्यक्ति ने इन पर आरोप लगाया कि इन्होंने कई केसेज में घूस लिया, ब्राइबरी ली। इन आरोपों के बावजूद भी 2018 में ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं। आरोप पता नहीं उसकी जांच हुई क्या हुई। द कैरवन मैगजीन ने साफ तौर पर जिक्र किया कि एक आदमी ने, एक कैदी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि ये केसेज सुनने के वक्त घूस लेते थे। और अब वही सीजीआई महोदय युवाओं को कॉकरोच बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बेरोजगार युवा कॉकरोच होते हैं। तो महोदय अपने भी गिरेबान में झांक लीजिए। आप लोग तो रिश्तेदारी निभाते हैं ना। कॉलेजियम में क्या होता है, किसी का चाचा, किसी का पापा, किसी का फूफा जज है, उसने नियुक्ति दे दी। कॉलेजियम सिस्टम की क्या प्रणाली है, आपने कौन सी परीक्षा पास करके जज बनने की योग्यता हासिल की है? यहाँ युवा सालों में एक कमरे में, बंद कमरे में मर जाते हैं, तब जाकर एक अदद नौकरी मिलती है। और आप लोग कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से अपने बेटों को, भतीजों को जुडिशल सिस्टम में लेके आते हो। कोई योग्यता आपकी क्या है, कौन सी परीक्षा आप पास करते हो? युवाओं को आप कॉकरोच बता रहे हो। शर्म करिए सीजीआई जी। भले आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके मुझे जेल भेज दीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि करप्शन के दाग आप पर भी हैं। और जो व्यक्ति करप्शन से ज्यादा इनसिक्योर होता है ना, वही करप्शन के चैप्टर जल्दी हटवाता है। एक अफसर जेल काट रहा है, आईपीएस अफसर गुजरात में संजीव भट्ट की बात कर रहे हैं। 20 साल पुराने केसेस में दुर्भाग्यपूर्ण यह है कोर्ट्स शामिल हैं इन अपराधों में। ये जो अपराध स्टेट की ओर से किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं, सबसे बड़ी खराब बात यह है उसको नहीं पता कि आईपीएस ऑफिसर है, उसको नहीं पता ये विसिल ब्लोअर है, उसको नहीं पता कि 29 साल पुराना मामला है। मजिस्टीरियल जो हमारा कोर्ट्स का सिस्टम था उसको चौपट, वो पुलिस की चौकी में बदल गया और हाई कोर्ट तक को कोई शर्म नहीं बची। और हाई कोर्ट तक में ऐसे ऐसे लोग जज बन रहे हैं जो कल तक पार्टी प्रवक्ता थे।
महाराष्ट्र में एक बीजेपी की प्रवक्ता महिला को हाईकोर्ट का जज बनाया गया। कई हाईकोर्ट के जजेस आरएसएस के कार्यक्रमों में सर्विंग जजेस शामिल हो रहे हैं, जजमेंट्स में चीजें वैसी लिख रहे हैं। इसलिए ये सब पूरा दौर मिलजुल के ऐसी इमरजेंसी का माहौल पैदा कर रहा है जैसी हमारे यहाँ जो लगी थी इमरजेंसी, वो इसके सामने कुछ है ही नहीं। तो उसका कार्यकाल कुल 17-18 महीने था। ये तो अनवरत चलने वाली प्रोसेस है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। और इसमें लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जाएंगे जो मनुष्य के, हमारी आबादी के जो नागरिक अधिकार हैं उनको जीम गए हैं एक्चुअली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं 4 जजेस के साथ और कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। फिर वो चीफ जस्टिस बनते हैं, उनका एक महिला से संबंधित एक नकारात्मक प्रसंग सामने आता है और हम पाते हैं कि उसके बाद उनके फिर हर फैसले सरकार की संरक्षा करते हुए फिर वो रिटायर होते हैं और हम उन्हें सीधे सरकार की ओर से राज्यसभा में पाते। एक और जस्टिस जिन्होंने एक समय में आज के डिस्पेंसेशन के एक बहुत ताकतवर नेता को संरक्षा दी थी अपने आदेश में, हम उन्हें एक गवर्नर बना हुआ पाते हैं। हम पाते हैं कि एक चीफ जस्टिस है, उनके घर में कोई पूजा हो रही है और उस पूजा में पीछे प्रधानमंत्री जी आके खड़े होते हैं उनके घर। इस तरह की चीजों ने लोगों में अविश्वास पैदा, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी हो, चुनाव आयोग हो, सरकार हो, लोगों का इनसे भरोसा टूट रहा है। या ऐसे लोग जिनकी जायदाद पर इनके दोस्त उद्योगपति की नजर थी और उनपे एजेंसियों ने अगर छापे वगैरह मारे, तो हमने पाया कि एक जमाने में बताया गया कि उनसे बड़ा गुनहगार कोई है ही, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी जायदाद अडानी साहब को सौंपी, वो केस खत्म हो गया। एनडीटीवी के मालिक प्रणव राय, राधिका राय, इनके खिलाफ सीबीआई केस बना, इनके यहाँ छापे पड़े, इनके लिए खबरें आई अखबारों में, ये बेईमानी, वो बेईमानी, ये घोटाला, वो फलाना, वो धमाका। अडानी को जैसे ही उन्होंने अपनी कंपनी बेची, सीबीआई की रिपोर्ट कोर्ट में आ गई कि इनके ऊपर कोई मामला ही नहीं बना। खुलेआम, कोई अब शंका और वो नहीं है, खुलेआम प्रधानमंत्री गए महाराष्ट्र, भाषण दिया, 70,000 करोड़ घोटाले का आरोपी है अजित पवार, वो वीडियो मौजूद है। और उसके बाद अजित पवार इनके साथ मिल गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। वो घोटाले कहाँ गए किसी देश को नहीं पता, जो घोटाले है हर केस विड्रॉ होता जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सारी एजेंसीज को इन्होंने और मीडिया को अपने मुट्ठी में कर लिया है। ईडी इनके हाथ में है, सीबीआई इनके हाथ में है, पुलिस एजेंसीज इनके हाथ में है, जुडिशरी इनके हाथ में है, मीडिया इनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में है, सीएजी इनके हाथ में है। बहुत सिस्टमैटिकली सारी एजेंसीज को अपने हाथ में कर लिया है। बट सर कहते हैं इलेक्शन कमीशन तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा फैसला आया जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट अगर सरकार के हाथ में रहेगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी और इसीलिए इनका सिलेक्शन एक 3 मेंबर की कमेटी के द्वारा होना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस हो। लेकिन उस फैसले के तुरंत बाद सरकार ने एक नया कानून बना दिया, उसमें ये लिख दिया कि चीफ जस्टिस को हटा दिया जाए और चीफ जस्टिस की जगह एक और मंत्री। तो अब मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी डिसेंट नोट्स लिखते रहते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करी जाती, जिसको सरकार चाहती है उसको अपॉइंट कर देती है। अब ये ज्ञानेश कुमार बिल्कुल सरकार का पिट्ठू है, कोई काम बगैर सरकार से पूछे नहीं करता, सारे काम भाजपा से गाइडेड हैं, उसी आधार पर, उसी के कहने पर किए जा रहे हैं। तो इसलिए आज अगर हम ये सही में पूछें कि हमारे देश में कितना लोकतंत्र बचा है, बहुत कम, हार्डली नाम के लिए लोकतंत्र बचा है, बाकी तो सब खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब तक संविधान का पालन कर रहा है और जनता की मर्यादा का पालन कर रहा है तब तक वो सुप्रीम है, अगर नहीं कर रहा तो वो सुप्रीम नहीं है। हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए, वरना क्या होगा मैं बताता हूं। मोदी या शाह जैसे तानाशाह मन मर्जी आए जिसको जज बनाएंगे जबरदस्ती, और लोया जैसे जज की सुनवाई भी नहीं हुई। चंद्रचूड़ साहब ने अपने ही सीबीआई के एक जज की मृत्यु को जिस तरह से खारिज किया, यानी उनकी मृत्यु पूरी तरह से सस्पिशियस कंडीशन में हुई थी और जिस तरह से उसको लेके गए उनकी बॉडी को, सारी बातें कई लोग बोल रहे हैं, यानी सिन्हा साहब से लेके सुब्रमण्यम स्वामी से लेके कई लोग बोल चुके हैं। निरंजन टकले साहब ने तो उनके ऊपर किताब लिखी है, हु किल्ड द जज लोया। इससे तो ये लोग किसी को भी आके जज करके बैठा देंगे, कल संबित पात्रा को बैठा देंगे जज, तो क्या आप माइलॉट करके सामने झुकेंगे? खुद जुडिशरी में 4 जजेस सीनियर, जिसमें 2 बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, चंद्रचूड़ गोगोई, तो ये सारे 4 लोग आके बाहर बैठे थे जनता के सामने। क्यों बैठे थे जनता के सामने? क्योंकि सब हर बात का आखिरी जो फैसला है वो जनता की अदालत में होता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, जिन पर इतने गंभीर आरोप थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद लिखित में उनकी अपॉइंटमेंट का विरोध किया था, फिर भी 2025 में उन्हीं को भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। 12 जनवरी 2018 सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज जस्टिस आदर्श कुमार गोयल उस समय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को एक कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखते हैं। गोयल लिखते हैं, आई एम इन रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि जस्टिस गोयल के पास पहले से ही एक फाइल थी। मार्च 2017
2017 की, जिसमें उन्होंने खुद लिखा था कि जस्टिस सूर्यकांत शर्मा की संपत्ति की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। और उस फाइल में सिर्फ करप्शन का जिक्र नहीं था बल्कि कास्टिज्म का भी जिक्र था। अब उस दूसरे दस्तावेज पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। चंडीगढ़ के एक बिल्डर सतीश कुमार जैन अपने एफिडेविट में ये दावा करते हैं कि उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के लिए 4 प्रॉपर्टियों की डील की थी, जिनमें बिक्री के कागजात पर लिखी गई कीमत असली कीमत से करोड़ों रुपए कम दिखाई गई थी। सतीश जैन ने अपने एफिडेविट में लिखा कि जस्टिस कांत ने उनसे हिमाचल प्रदेश की कुमारहट्टी के नाहन रोड पर स्थित एक फार्म हाउस वाली बेनामी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए संपर्क किया था। फार्म हाउस की कीमत थी 2 करोड़ 32 लाख रुपए, लेकिन सेल डीड पर कीमत लिखी गई मात्र 13 लाख रुपए। बाकी के 2 करोड़ 20 लाख रुपए नगद दिए गए थे। एक और प्रॉपर्टी खरीदी गई जो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में थी। उस समय वो घर जयपुर की पूर्व शाही परिवार की राजकुमारी दिया कुमारी का था, जो साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। पूरी डील 3.5 करोड़ की थी। हालांकि सेल डीड सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख रुपए की कीमत पर तैयार की गई थी। बाकी के 2 करोड़ रुपए माननीय जज साहब की पत्नी ने राजकुमारी को उनके घर पर नगद दिए थे। फिर 2017 में पंजाब की एक जेल से एक और शिकायत आती है। कैदी सुरजीत सिंह का आरोप था कि जमानत के बदले रिश्वत ली गई थी। ये केस नशीले पदार्थों का था। ये सारे आरोप हैं, साबित नहीं हुए हैं, लेकिन सालों से फाइल में पड़े हैं। और यही है असली सवाल। कोलेजियम को पता था, गोयल ने लिखित में विरोध किया था, फिर भी सीनियर जज A.K. मित्तल को पीछे छोड़कर जस्टिस सूर्यकांत शर्मा को आगे बढ़ाया गया। सरकार ने फाइल को 9 महीने तक दबा के रखा और जिस दिन वो फाइल क्लियर हुई उसी दिन रंजन गोगोई ने चीफ जस्टिस की शपथ ली थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने कोलिजियम के साथ मिलकर जानबूझकर इतने गंभीर आरोपों के बावजूद एक ऐसे व्यक्ति को इतनी पावर दे दी कि वो इस देश के संविधान का कस्टोडियन बन जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर सरकार उसे इस्तेमाल कर सके। ये सिर्फ एक अनुमान है, कोई साबित तथ्य नहीं है। लेकिन जुलाई 2026 में जब दिल्ली पुलिस पर NTA और नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बर्बरता का आरोप लगा, तो उन्हीं चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने याचिका को सुनने से यह कहकर इनकार कर दिया कि हमें वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। अब जरा जस्टिस सूर्यकांत द्वारा सुने गए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की लिस्ट देखिए। आर्टिकल 370 पेगासस स्पाईवेयर केस, सेडिशन लॉ और बिहार इलेक्टोरल रोल डिवीजन, इतने इंपॉर्टेंट केस इन्होंने सुने हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी ने वाकई में इन मामलों को निष्पक्ष रहकर सुना होगा या फिर सरकार के दबाव में आकर फैसले दिए होंगे। कोलिजियम सिस्टम बकवास है, होना ही नहीं चाहिए। ये तो इन्होंने बहुत भाई भतीजावाद जजों ने भी फैलाया। तुम मेरी कमर में खुजली करो, मैं तुम्हारी कमर में खुजली करूंगा। भाई भतीजे वही लोग, बहुत ही बेहुदे कमजोर लोग जुडिशरी में आए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज होना कोई इतना महान बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जज होने के नाते काम करना, वो ड्यूटी करना, वो मानता है, वो बहुत बड़ा अवसर है। तो सुप्रीम कोर्ट में इतने केस पेंडिंग है, मुझे लगता नहीं इतने केस पेंडिंग जो हो गए जजों की कमी से हो गए। नो, मैं कह रहा हूँ जजेस कम्पिटेंट नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट में 2 वकील दोनों तरफ होते हैं मजबूत, सब कुछ शॉर्ट में आपको बताया होता है। आपको कंप्लीट जस्टिस करने की जिम्मेदारी है, आपसे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है और आपको उस बात का नहीं पता। इसको कैसे? एक कन्हैया कुमार नाम के RTI एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने RTI लगाकर सुप्रीम कोर्ट से करंट और पहले वाले जजेस के खिलाफ टोटल शिकायतों का डाटा मांगा कि कितनी शिकायतें जजेस के खिलाफ आई हुई हैं। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी यानी जिसको CPIO बोलते हैं, उसने जानकारी देने से ही मना कर दिया। इसके बाद में ये मामला चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन तक पहुंचा और CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि वो RTI में टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट के साथ साथ उन कंप्लेंट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है उसका ब्यौरा भी दे। अब आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ब्यौरा दे दिया होगा? अभी सुनिए क्या कॉमेडी चल रही है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट CIC के इस ऑर्डर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चली गई। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना मुकदमा लड़ने अपने निचली कोर्ट में चली गई। और तुम्हें लगता है कि न्यायपालिका में न्याय हो रहा है? न्यायपालिका इस देश का चौथा स्तंभ है। अभी और सुनो, दिल्ली हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि हमारे पास इन शिकायतों का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। और जबकि मजे की बात यह है कि दिसंबर 2023 में भारत के कानून मंत्री ने खुद बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस प्रोसेस के तहत 2014 से 2023 तक जजों के खिलाफ 8,630 शिकायतें मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस प्रोसेस के तहत, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास रिकॉर्ड तो है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील ने एक और स्टेटमेंट चेंज की। उसने कहा कि डाटा देना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके लिए हजारों फाइल्स खंगालनी पड़ती हैं।
मतलब पता नहीं कितनी शिकायतें आती है जजों के खिलाफ, ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट ही जानता है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि अगर डाटा पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है तो आरटीआई के थ्रू क्यों नहीं दिया जा सकता। इसके बाद उस वकील ने एक और स्टेटमेंट चेंज की और कहा कि जजों के खिलाफ शिकायतों का डाटा एक सीक्रेटिव प्रोसेस है और इसको आरटीआई के थ्रू बताने पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा प्रभावित हो सकती है। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और गरिमा संविधान से भी ऊपर है, इस देश के लोगों से भी ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोगों के लिए नहीं है बल्कि इन जजेस के लिए ही है। अब इससे ज्यादा मैं जो कहना चाहता हूँ कोर्ट की शान में वो आप खुद ही समझ लो। इससे ज्यादा अगर मैं कुछ कहूंगा तो सुबह तक ये वीडियो भी उड़ जाएगा और कई कारण भी नहीं बताया जाएगा। बिकॉज इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी की लैंग्वेज में भारत लोकतंत्र की माँ है। जय हिंद। मैं बिना किसी डर के कह सकता हूं कि भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत आज तक का सबसे यूजलेस और एरोगेंट चीफ जस्टिस है। आज इसकी कोर्ट में एक याचिका आई जिसमें काउंसिल ने इससे कहा कि लॉर्डशिप दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है और उन स्टूडेंट्स को पुलिस बेरहमी से बर्बरता से मार रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। अभी काउंसिल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सीजीआई सूर्यकांत बीच में काउंसिल से बोले कि हमारा टाइम खराब मत करो और ना ही अपना टाइम खराब करो, प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम। काउंसिल फिर बोला कि लॉर्डशिप स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं चाहते, बस उनकी 3 डिमांड्स हैं। एक तो नीट का पेपर पारदर्शी तरीके से हो जाए और दूसरा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सीजीआई ने फिर काउंसिल को अपनी बात पूरी करने नहीं दी और बीच में ही बोले कि थैंक यू वेरी मच, इसका मतलब कि आप जा सकते हैं। काउंसिल फिर बोला कि लॉर्डशिप मेरे पास वीडियोस है जिसमें पुलिस बच्चों को बेरहमी से मार रही है, आपकी इजाजत हो तो। इस पर सीजीआई सूर्यकांत बोले कि हमारा वीडियोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम वीडियोस देखे बैठकर। आप जरा सोच कर देखो कि जहां पर सीजीआई सूर्यकांत बैठते हैं उसको न्यायालय कहते हैं, यानी न्याय का मंदिर। उस न्याय के मंदिर की सबसे ऊंची पदवी पर बैठने वाले इस देश के मुख्य न्यायाधीश के पास इस देश के भविष्य, इस देश के स्टूडेंट्स के लिए टाइम ही नहीं है। इन स्टूडेंट्स की बात सुनना ही उसके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपको एक बात बता दूं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का महा आंदोलन चल रहा है, इसकी पहली तीली इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने लगाई थी। इन्होंने इस देश के युवाओं को कॉकरोच बोला था इसी कुर्सी पर बैठकर। उसके बाद इस देश के युवाओं के अंदर इस पूरी व्यवस्था को लेकर जो गुस्सा था उसके फूटने का क्रम शुरू हुआ। सीजीआई साहब से कोई ये जाकर कह दे कि अगर आप इस देश के युवाओं में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, उनके लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, तो उतर जाओ इस गद्दी से, या वहां बैठकर बस आपको ऐशोआरामी भोगना है और सब सुख सुविधाएं लेनी है। अगर आपको इस देश के युवाओं से इतनी दिक्कत है तो खत्म कर दो आर्टिकल 19 जो इस देश के लोगों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। मतलब हद ही हो गई है। इतनी बड़ी न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले इस आदमी को शर्म नहीं आई इतनी इनसेंसिटिव बात कहते हुए। अगर इस देश का युवा ही नहीं होगा तो ये देश भी नहीं होगा। फिर इस ऐशो आराम को कैसे भोगोगे? जज साहब कुछ तो दया दिखाइए इन मासूम बच्चों पर, वरना इतिहास आपको इज्जत की नजर से नहीं देखेगा। समय रहना के कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए इनके पास टाइम है, लेकिन जो स्टूडेंट्स अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए इनके पास कोई टाइम नहीं है। असल में इस देश में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, सिर्फ सरकार ही नहीं, इलेक्शन कमीशन से लेकर न्यायपालिका तक सब में सड़ांध उठ चुकी है। इस देश के हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक फील्ड में ऊपर से नीचे तक नकारा और नालायक लोगों को भर दिया गया है। अब समय आ चुका है कि इस देश का युवा इन सब की सफाई करेगा, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को फिर से रिस्टोर करेगा। जय हिंद। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है देश के अंदर। अभी तक केवल नेताओं का विरोध हो रहा था, मंत्रियों का विरोध हो रहा था, अब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी विरोध शुरू हो गया है। जी हाँ, नालसार जो कि एक बहुत बड़ा, नालसार हैदराबाद लॉ की फील्ड का बहुत बड़ा संस्थान है। जिस तरह से IITs इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, उस तरह नालसार हैदराबाद अपने लॉ के लिए बहुत बड़ा फेमस नाम है हिंदुस्तान में। उसके बच्चों ने मना कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुलाने के लिए। एक फंक्शन होने जा रहा था नालसार हैदराबाद में जिसके लिए सीजीआई एज ए चीफ गेस्ट इनवाइटेड थे। बच्चों 400 से ज्यादा बच्चों ने रिटर्न एप्लीकेशन दी है कि सीजीआई को ना बुलाया जाए। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से देश के अंदर चीजें हुई हैं, सीजीआई ने उस पर रिएक्ट करा है, उसको लेके वो खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि सीजीआई को ना बुलाया जाए। जो लोग ये कहते हैं कि सीजेपी आंदोलन से क्या निकला, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि कॉकरोच आंदोलन से जो एक बहुत बड़ी चीज निकली वो निकली अवेयरनेस। देश के कोने कोने के अंदर जेन जी आंदोलन कर रही है, चाहे फिर स्कूलों में हो, कॉलेजेस में हो, और अब धीरे धीरे नेताओं के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी विरोध शुरू हो गया है। और आने वाले समय में देखना होगा किन किन लोगों को जेन जी के गुस्से का सामना करना पड़ता है। क्या आपको पता है देश के टॉप लॉ यूनिवर्सिटी नालसर हैदराबाद के स्टूडेंट्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत दास को कॉन्वोकेशन में बुलाने से साफ साफ मना कर दिया है। इस कॉलेज के 1400 स्टूडेंट्स में से 450 स्टूडेंट्स ने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा
और सूर्यकांत दास को चीफ गेस्ट न बनाने की मांग की है। इस विरोध की असली वजह है नीट प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स पर हुए पुलिस एक्शन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी। 22 जुलाई को जब वकीलों ने सूर्यकांत दास को वीडियो सबूत दिखाना चाहा तो सूर्यकांत दास ने कहा था कि हमारा समय बर्बाद मत करो। अब नलसर यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है कि यहाँ पर कॉन्वोकेशन में हमेशा मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही एज अ चीफ गेस्ट आता है और भाषण देता है, लेकिन सूर्यकांत दास की दी हुई स्टेटमेंट्स अब खुद पर ही भारी पड़ी, विरोध हुआ और बेइज्जती भी हुई। स्टूडेंट्स के इस विरोध पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।